ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे हमने अभी एंटिटी फ्रेमवर्क विनफॉर्म सी शार्प के साथ इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट अप्रोच के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच जिसका नाम है कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, कोड फर्स्ट अप्रोच में हम करते क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर से यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद थ्योरी के ऊपर आते हैं। अब देखो हमारे पास ये आप फिगर देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच में होता क्या है, मतलब ये कोड फर्स्ट अप्रोच जो है किसकी है, एंटिटी फ्रेमवर्क की है। सही है, क्योंकि अब एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ हम काम कर रहे हैं। सही है, और 3 अप्रोचेस बताई थी, कोड फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट और मॉड्यूल फर्स्ट। लेकिन अभी फर्स्ट अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, कोड फर्स्ट। देखो 3 अप्रोचेस है ना, तीनों में से कोई हम एक यूज करेंगे एक एप्लीकेशन में, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन तीनों अप्रोचेस यूज होती हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर। सही है, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। सही है, तो यहाँ पे अब देखो कोड फर्स्ट में क्या होता है। देखो कोड फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्लासेस जो होती हैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग होती हैं, मतलब उनको हम क्रिएट करते हैं, कोडिंग के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। और एंटिटी फ्रेमवर्क की जो कोड फर्स्ट अप्रोच है वो क्या करती है, हमारी क्लास के अंदर, देखो भाई क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग क्लास है जो हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल वो क्लास है एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय के अंदर मैंने 5 प्रॉपर्टीज बनाई है, आईडी, नेम, जेंडर, एज और डेजिग्नेशन। सही है, तो अब कोड फर्स्ट अप्रोच क्या करेगा, कोड फर्स्ट अप्रोच हमारी क्लास को देखेगा जो पहले से बनी हुई है, और उस क्लास के थ्रू क्या बना के देगा, हमें डेटाबेस भी बना के देगा और उसके अंदर टेबल बना के देगा, और टेबल के अंदर वही कॉलम्स बना के देगा जो हमारी इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज थी। सही है, मैंने 5 प्रॉपर्टीज अपने क्लास के अंदर पहले से बनाई। ठीक है, और कोड फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड फर्स्ट अप्रोच क्या करेगा कि पहले तो हमें एक डेटाबेस बना के देगा और फिर उसके अंदर वही टेबल बना के देगा जिसकी क्लास मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस टेबल के अंदर कॉलम्स के तौर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या है, कोड फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं और उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम अपनी थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो में आता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अब मैं विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करता हूँ और विंडोज, और यहाँ पे आके विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ अपनी एप्लीकेशन का कोड फर्स्ट अप्रोच विनफॉर्म। ठीक है, और EF कर देता हूँ आगे एंटिटी फ्रेमवर्क। सही है, तो यहाँ पे आके मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं एंटिटी फ्रेमवर्क की कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू एक CRUD एप्लीकेशन बनाऊंगा। सही है, ठीक है, और उसमें बताऊंगा कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस जिस तरह हम ADO.NET के अंदर करते थे उसको एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं टूल बॉक्स में, यहाँ पे आके मैं इसको फिक्स करता हूँ। एक हम लेबल ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, एक टॉप पे मैं यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा 22 कर लेते हैं। ओके, सही है। ठीक है, और अब यहाँ पे आके कुछ लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आके मैं एक लेबल लेता हूँ। ठीक है, और इस लेबल को मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ID। ठीक है, और इसका फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं 10। ओके करते हैं, और यहाँ पे आके एक टेक्स्ट बॉक्स, सही है, और अब इसी की मुझे मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो ID को हम ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं। सही है, ID को हम ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, तो उसकी फील्ड में यहाँ पे नहीं देता। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो मैंने ID लिखा है इसको मैं नेम कर देता हूँ, एम्प्लॉय का नेम। सही है, और अब इसी तरह इसकी मल्टीपल मैं
यहाँ पे कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, आईडी नेम हो जाएगा, नेम के बाद जेंडर, जेंडर के बाद हम कह देंगे एज, और एज के बाद हम कह देंगे फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन। ठीक है, सही है। तो ये 4 फील्ड रखते हैं। यहाँ पे आके इसको मैं कह देता हूँ जेंडर, इसकी जगह भी कॉम्बो बॉक्स लेना है हमने। यहाँ पे आके कह देता हूँ मैं इसको एज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ डेजिग्नेशन। सही है, और इनको थोड़ा सा यहाँ पे दूर कर देते हैं। सही है, और अब जेंडर की जगह मुझे चाहिए कॉम्बो बॉक्स, तो मैं यहाँ से जेंडर डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसका टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आके मैं एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं एडिट आइटम्स, और 2 आइटम्स आएंगे, मेल फीमेल, और यहाँ पे आके इसको ओके करते हैं। ठीक है, और अब मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ बटन्स। ठीक है, 3 बटन्स मैं यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, और इस बटन को टेक्स्ट हम कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट अपडेट, और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, इसको मैं कह दूंगा टेक्स्ट इसका अपडेट, और यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, और नीचे मुझे चाहिए, अच्छा इनका फॉन्ट हम सेट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे 12 कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, और इसकी कॉपी मैं बना लेता हूँ। सही है, ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे अपडेट, और यहाँ पे हो जाएगा डिलीट। ठीक है, तो इनका टेक्स्ट मैं यहाँ पे कह देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ डिलीट। ठीक है, और अब नीचे मुझे चाहिए एक डेटा ग्रिड व्यू, जिसके अंदर मैं डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू आ गया। ठीक है, और ये जो डेटा, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, और ये जो बटन्स हैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनके मैं कंट्रोल्स के नेम सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और ये कॉम्बो बॉक्स है, इसका नाम मैं कह देता हूँ जेंडर कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और फिर एज है, इसको हम कह देते हैं एज टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आके डेजिग्नेशन है, इसको मैं कह देता हूँ डेजिग टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और फिर बटन है, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं इंसर्ट बटन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ अपडेट बटन, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ डिलीट। ठीक है, और इनके टैब इंडेक्सेस सेट कर लेते हैं। ठीक है, नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट टाइम इसके ऊपर फोकस आना चाहिए। ठीक है, तो इसका टैब इंडेक्स हम कर देते हैं 0। ठीक है, और फिर जब टैप करें कर्सर आना चाहिए कॉम्बो बॉक्स पे 1। ठीक है, यहाँ पे आके इसका टैब इंडेक्स 2 सही है। यहाँ पे आके डेजिग्नेशन को टैब इंडेक्स 3, फिर इंसर्ट का है 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5, डिलीट हो जाएगा 6, और डेटा ग्रिड भी हो जाएगा 7। सही है, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास इसका इंटरफेस रेडी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो CRUD एप्लीकेशन है मैं सारी एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाऊंगा। ठीक है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क को हमें नेट से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, नेट से कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है, हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर रहते ही इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आओ, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद आ जाओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ब्राउज, ब्राउज के बटन पे यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है एंटिटी, मैं यहाँ पे जस्ट एंटिटी लिखता हूँ। ठीक है,
एंटिटी लिखोगे तो यहाँ पे देखो एंटिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, सही है। अब एंटिटी फ्रेमवर्क आ रहा है तो यहाँ पे जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके आप इंस्टॉल इसको सिलेक्ट करोगे और इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो आपसे पहले ओके, यहाँ पे आपने ओके करना है और फिर आई एक्सेप्ट करना है, ठीक है। देखो फिनिश्ड आ गया सबसे लास्ट में, सही है। इसका मतलब हमारे पास ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है, सही है। यहाँ पे आना है, अगर आपने चेक करना है कि एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ ही नहीं हुआ, रेफरेंसेस में जाओ, यहाँ पे देखो सेकंड पे एंटिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल डेटा एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंटिटी फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब देखो कोड फर्स्ट में हमने पहला काम क्या करना है, क्लासेस क्रिएट करनी है। देख रहे हो एग्जिस्टिंग क्लासेस पहले से बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हम एम्प्लॉय का डेटा रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड मुझे क्या बनानी है, क्लास बनानी है और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनानी है। और कोड फर्स्ट अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करके देगा, मुझे डेटाबेस और टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा, मुझे खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, सही है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मुझे क्लास बनानी है ना, तो क्लास बनाने के लिए मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ और उसके अंदर मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है। एक न्यू फोल्डर ऐड करते हैं, इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ मॉडल। क्या नाम रख रहा हूँ, मॉडल, क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन का मॉडल है उसकी जो प्रॉपर्टीज मैं डिफाइन करूंगा, क्लास जो बनाऊंगा वो इसके अंदर बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड में जाने के बाद देखो सबसे लास्ट में क्लास नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, सही है। मुझे एम्प्लॉय से रिलेटेड क्लास बनानी है, तो मैं यहाँ पे देखो नीचे नाम रख दो, इस क्लास का नाम आप रख दो एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो सी शार्प की एक क्लास ऐड हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ, ठीक है। PROP लिखो और टैप करोगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, सही है। तो यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आईडी है ना, ये मेरे पास प्राइमरी की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलम से पहले, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इससे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टाइप करता हूँ की, और इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ नीचे जाओ हिंट में, देखो पहला नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, मतलब ये एक एनोटेशन होती है, सही है, जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या कर देगी, प्राइमरी की बना देगी। मतलब जब, क्योंकि मैंने यही बताया ना, ये जो एम्प्लॉय क्लास है, ये जो एम्प्लॉय क्लास मैंने बनाई है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, एक टेबल बन जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो जब टेबल बनेगा तो जो उसका आईडी का कॉलम होगा वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, इसका नाम, इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग और जेंडर, सही है। और फिर यहाँ पे तीसरा होगा उसका एज, ठीक है, चौथा होगा उसका एज, और लास्ट क्या रह गया अब हमारे पास, डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग करके मैं इसको कह देता हूं डेजिग्नेशन, ठीक है। अब ये मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे बना ली, क्लास बना ली। अब देखो ये तो मेरी सिर्फ मॉडल क्लास है, सही है, मतलब ये मेरी क्लास है जिसके थ्रू क्या बनेगा, मेरे पास डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा। लेकिन डेटाबेस को इस क्लास के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए मुझे एक और क्लास बनानी है। अब देखो वो क्लास भी मैं कहां पे बनाऊंगा, मॉडल के फोल्डर के अंदर। तो देखो यहाँ पे एक और क्लास मैं ऐड करता हूं, ठीक है। और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा डेटाबेस कंटेक्स्ट। क्या नाम रख रहा हूं मैं इसका, डेटाबेस कंटेक्स्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन कंटेक्स्ट यहाँ पे आगे आपने लगाना है, ठीक है ना। मतलब ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, क्योंकि इस क्लास को कंटेक्स्ट क्लास कहा जाता है, क्योंकि ये इस क्लास का काम क्या है। देखो ये क्लास में बना क्यों रहा हूं, ये क्लास क्या करेगी, एम्प्लॉय जो हमने क्लास बनाई है, ठीक है, उसके डेटा को, मतलब उसका जितना भी डेटा स्टोर होगा वो इस डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास के अंदर होगा, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूं, ठीक है। तो देखो ये ऐड हो गई। अब देखो ये जो डेटाबेस कंटेक्स्ट की क्लास मैंने बनाई है,
इसको मुझे एक क्लास की चाइल्ड क्लास बनाना, और उस क्लास का नाम क्या है, देखो डीबी कंटेक्स्ट। सही है, देखो अभी डीबी कंटेक्स्ट के लिए मुझे एक नेम स्पेस की जरूरत है। सही है, तो यहां पे नीचे जाओ, देखो हमारे पास यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, मतलब ये जो डीबी कंटेक्स्ट की क्लास है ये कहां पे मौजूद है, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। सही है, जो अभी हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, तो यहां पे आके क्लिक करो, तो देखो अब ये जो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास है ये चाइल्ड क्लास बन गई किसकी, डीबी कंटेक्स्ट की। सही है, और अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मतलब एक प्रॉपर्टी बना रहा हूं, और उस प्रॉपर्टी की डेटा टाइप क्या रख रहा हूं, डीबी सेट। और मतलब देखो ये एक जेनरिक हमारे पास समझ लो क्लास है, और वो मैं उसके अंदर जो डेटा स्टोर करवाऊंगा वो किस टाइप का होगा, एम्प्लॉय टाइप का होगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं रख रहा हूं एम्प्लॉइज। क्या नाम रख रहा हूं इस प्रॉपर्टी का, एम्प्लॉइज। और उसी तरह गेट सेट जो हम करते हैं। सही है, मतलब अब ये पॉइंट जरा गौर से सुनना, ये मैंने डेटाबेस कंटेक्स्ट की क्लास बनाई क्यों है, और इसके अंदर ये जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है ये क्यों बनाई है। देखो एम्प्लॉय का जितना भी डेटा जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा वो हमारे पास किस प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होगा, एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, मतलब जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, अपडेट करूंगा और डिलीट करूंगा वो इस डीबी सेट के अंदर करूंगा, जिस डीबी सेट का नाम क्या रखा है मैंने, एम्प्लॉइज। मतलब अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा एम्प्लॉइज का, सही है, उसके अंदर अगर मुझे इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है, डिलीट करवाना है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। सही है, मतलब इसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, डिलीट करवाऊंगा, अपडेट करवाऊंगा। सही है, तभी मैंने ये डेटाबेस कंटेक्स्ट की क्लास यहां पे बनाई है। सही है, ठीक है, अब देखो ये काम हो गया हमारा। अब लास्ट काम हमारा रह गया कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना, क्योंकि देखो डेटाबेस और टेबल तो हमें एंटिटी फ्रेमवर्क बना के देगा, लेकिन उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग तो हमने बतानी है ना, क्योंकि देखो मुझे डेटाबेस चाहिए कहां पे, देखो हमारे पास ये जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। सही है, देखो यहाँ पे अभी मेरे पास 3 डेटाबेस मौजूद है। ठीक है, अभी डेटाबेस बना हुआ नहीं है, बना के कौन देगा, कोड फर्स्ट अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूं, अब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाता हूं। ठीक है, देखो पहले कनेक्शन स्ट्रिंग ADO.NET में हम कॉपी पेस्ट करते थे, लेकिन अब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते किस तरह है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे आज देखेंगे। सही है, तो देखो ऐप कॉन्फ़िग फाइल में मैं आ गया हूं, और यहाँ पे अब मैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है, और ऐड। ठीक है, अब देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम रखना है आपने, अब नाम आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं रखोगे, ये पॉइंट याद रखना। नाम आप किस क्लास का रखोगे, डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास का नाम रखोगे, क्योंकि हमने इस डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी डेटा स्टोर करवाएंगे वो इस डीबी सेट के अंदर स्टोर करवाएंगे ना, और रिट्रीव भी यहीं से करवाएंगे डेटा। सही है, तो यहां पे इस क्लास का क्या नाम है, डेटाबेस कंटेक्स्ट। तो इस क्लास का नाम मैं कहां पे दूंगा, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग के नेम। सही है, मतलब जो आपकी कंटेक्स्ट क्लास का नाम होगा वही आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होना चाहिए। ठीक है, और अब यहां पे आ जाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। अब देखो कनेक्शन स्ट्रिंग खुद राइट करनी है मुझे, सबसे पहले क्या चीज आती है, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब जो आप जहां पे डेटाबेस बनाना चाह रहे हो उसके सर्वर का नाम हमने यहाँ पे देना है। देखो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ ना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, तो इसके सर्वर का क्या नाम है, देखो यहाँ पे जाओ, हमारे सर्वर नेम ये रहा। ठीक है, जो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, इसको कॉपी करो और मैं आ जाता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं इज इक्वल टू के बाद। मतलब मैं कह रहा हूं डेटा सोर्स, मतलब जो हमारा डेटाबेस बनेगा वो किस सर्वर पे बनेगा, इस सर्वर पे। ठीक है, देखो इज इक्वल टू के बाद डबल कोट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपने नाम पेस्ट करना है। और अब सेपरेटर के लिए आप क्या यूज करोगे, सेमीकोलन। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेपरेटर के लिए सेमीकोलन। अब आ जाएगी दूसरी चीज, अब दूसरी चीज उसका नाम है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग के अंदर हम अपने डेटाबेस का नाम बताएंगे, जो डेटाबेस मुझे बनाना है ना। सही है, मतलब बना नहीं है अभी वो डेटाबेस, लेकिन जो नाम मैंने रखना है, सही है, तो उसका नाम रखना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखता हूं कोड फर्स्ट
कोड फर्स्ट डीबी विनफॉर्म। सही है, थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया डेटाबेस का, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कोड फर्स्ट डीबी विनफॉर्म मतलब जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा तो एंटिटी फ्रेमवर्क का जो कोड फर्स्ट अप्रोच है वो डेटाबेस जो क्रिएट करेगा वो किस नाम से करेगा, कोड फर्स्ट डीबी विनफॉर्म इस नाम से क्रिएट करेगा। और उसके अंदर टेबल कौन सा बनाएगा, एम्प्लॉय टेबल बनाएगा। और उस टेबल के अंदर कॉलम्स कौन से रखेगा, जो मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। ठीक है, सही है। फिर ये दूसरी चीज आ गई और अब सेमीकोलन। अब आखिरी चीज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अच्छा एक बात याद रखना, देखो आई कैपिटल है, एस कैपिटल है, इनिशियल कैटलॉग का आई कैपिटल है, सी कैपिटल है, तो इसका भी ख्याल रखना है। सही है, तो अब मैं यहां पे आता हूं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को मैं कर देता हूं ट्रू। भाई देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी देखो यहां पे जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है, सही है, अगर यहां पे आओ देखो यहां पे मैंने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं रखा हुआ ना, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन है। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड होता तो इस जगह पे क्या आता, वो यूजर नेम आता और उसका पासवर्ड आता। ठीक है, तो ये तीन चीजें चाहिए होती है हमें किसके अंदर, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। और फिर अब इसके अंदर तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रोवाइडर नेम। और प्रोवाइडर नेम कौन सा है, मैंने बताया था system.data.sql क्लाइंट। सही है, तो देखो ये हमारी बन गई कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है, अब मैं आता हूं, हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है, और यहां पे आता हूं इसके व्यू कोड में। ठीक है, राइट क्लिक करो, व्यू कोड में आ जाओ। ठीक है, और अब देखो यहां पे मैं एक फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक मेथड बना रहा हूं मैं, उस मेथड का नाम रख रहा हूं मैं बाइंड ग्रिड व्यू। मतलब मैं चाह रहा हूं कि जैसे मेरी एप्लीकेशन रन हो तो डेटाबेस का टेबल जो अभी बनेगा उसके अंदर अभी कोई रोज नहीं है। ठीक है, तो मतलब जब मैं बाइंड ग्रिड व्यू करूंगा, मतलब बाइंड ग्रिड व्यू का जब मेथड में कॉल करूंगा तो ग्रिड व्यू में सिर्फ कॉलम शो होंगे, रोज शो नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक हमने उसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। सही है, तो अब देखो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई थी, एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी और एक डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास बनाई थी। अब देखो एम्प्लॉय क्लास को ये रीड नहीं कर पा रहा, क्यों, उसकी वजह, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास हमारे कौन से फोल्डर में, मॉडल फोल्डर में, तो इसके लिए एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। नीचे जाओ तो देखो क्या कह रहा है, यूजिंग, देखो कोड फर्स्ट अप्रोच विनफॉर्म ईएफ, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास कौन से फोल्डर में, मॉडल के अंदर। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नेम स्पेस ऊपर ऐड हो जाएगा, ये देखो टॉप पे नेम स्पेस ऐड हो गया, तभी देखो उसका कलर भी हमारे पास ठीक हो गया। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसका नाम क्या रख रहा हूं, मॉडल। सही है, ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब यहां पे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं किसका, डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास का। सही है, सही है, तो यहां पे मैंने दो काम किए, एक तो एम्प्लॉय क्लास का मैंने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब कॉन्सेप्ट समझना, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए क्यों है। देखो इस मॉडल के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब 5 प्रॉपर्टीज में जो आईडी है, आईडी वाली प्रॉपर्टी है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब उसका डेटा मुझे नहीं देना। लेकिन इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज बची कौन कौन सी, देखो नेम बचा, जेंडर बचा, और एज बचा, और डेजिग्नेशन बचा। अब देखो इस मॉडल के अंदर आईडी को छोड़ के जो 4 चीजें हैं वो मैं कहां से दूंगा, इन टेक्स्ट बॉक्सेस और कॉम्बो बॉक्स से दूंगा। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन में से ये जो मेरे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका डेटा मैं स्टोर कहां पे करवाऊंगा, इस मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर स्टोर करवाऊंगा, सेट करवाऊंगा। सही है, क्योंकि गेट और सेट था ना उसके अंदर। सही है, फिर मैंने क्या बताया था कि ये जो डेटाबेस कंटेक्स्ट की क्लास है इसके अंदर मैंने एक डीबी सेट बनाया था, इसका नाम क्या रखा है, एम्प्लॉइज। मतलब कि मॉडल के अंदर जो मैं डेटा लूंगा वो टेक्स्ट बॉक्सेस से लूंगा,
और स्टोर कहां पे करवाऊंगा, इस डीबी के अंदर। ये जो हमारे पास क्या है, डीबी सेट मौजूद है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉइज, इसके अंदर डेटा स्टोर करवाऊंगा। सही है, तभी मैंने क्या किया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाए इन क्लासेस के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूं, ये जो बाइंड ग्रिड व्यू का मेथड है हमारे पास, उसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू 1। सही है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स, मतलब डेटा आ कहां से रहा है। अब मैं उसको बताऊंगा कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, डेटा कंटेक्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है एम्प्लॉइज, ठीक है। इसका डेटा आप टू लिस्ट में, अब ये जेनरिक लिस्ट है, लिस्ट किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय टाइप की। सही है, और यहां पे इस तरह से बंद, मतलब मैं कह रहा हूं कि डीबी के अंदर जो एम्प्लॉइज का डीबी सेट है उसका सारा डेटा लिस्ट में कन्वर्ट करवाओ, और उसका डेटा किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का है, वो आप कहां पे भेज दो, डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स के अंदर भेज दो। लेकिन अभी इस एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया। सही है ना, तो देखो अब अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे रन करूं, ठीक है, तो हमारे पास ग्रिड व्यू के अंदर सिर्फ कॉलम्स आ रहे होंगे, रोज नहीं आ रही होंगी। सही है, तो देखो ये वाला मेथड मैं कॉल कहां पे करूंगा, हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो देखो अभी तक यहां पे अगर आप आओ, मेरा वो डेटाबेस नहीं बना। डेटाबेस का नाम क्या रखा था मैंने, देखो अगर मैं कनेक्शन ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल में जाऊं और इसके अंदर इनिशियल कैटलॉग के अंदर हमने नाम क्या रखा था, ये कोड फर्स्ट डीबी विनफॉर्म। अब एक चीज नोटिस करो कि इस नाम से कोई डेटाबेस मौजूद है, इस नाम से कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है। ये डेटाबेस बनेगा कब, जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा। तो कोड फर्स्ट क्या करेगा, देखेगा कि हमारे पास क्लास कौन सी है, ठीक है। मतलब देखो एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय क्लास के अंदर 5 प्रॉपर्टीज है, मतलब 5 कॉलम्स बनाने। सही है, और उन सब का डेटा स्टोर कहां पे करना है, डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास के अंदर। ये जो डीबी सेट है ना एम्प्लॉइज, इसके अंदर स्टोर करना, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और अब सारा काम हो चुका है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, ठीक है। रन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास वो डेटाबेस भी बन जाएगा और उसके अंदर टेबल भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आके मैंने फॉर्म 1 सिलेक्ट किया और अब मैं स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा एक बात मैं बताता चलूं कि जब आप ये सारी कोडिंग करके फर्स्ट टाइम रन करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लेट रन होगा। क्यों लेट रन होगा, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप रन करोगे तो डेटाबेस बनेगा, टेबल बनेगा, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्लो रन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रिड व्यू में क्या शो हो रहा है, आईडी, नेम, जेंडर, एज और डेजिग्नेशन, और लेकिन रोज नहीं है, क्योंकि जो कोड फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क ने जो हमारे पास टेबल हमें बना के दिया है वो इस वक्त खाली है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कॉलम शो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस और उसका टेबल क्रिएट हो चुका है। कहाँ क्रिएट हो चुका है, हमारे एसक्यूएल सर्वर का जो इंस्टेंस है वहां पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने डेटाबेस में लेके चलता हूं, मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, सही है। अब देखो अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं डेटाबेसेस का फोल्डर रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप रिजल्ट देखो, सेकंड नंबर पे देखो कोड फर्स्ट डीबी विनफॉर्म, यही नाम रखा था हमने। सही है, तो ये आसानी हमें करके दी कोड फर्स्ट अप्रोच ने, और टेबल भी बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको एक्सपेंड करता हूं, टेबल्स का फोल्डर आ रहा है, टेबल्स के फोल्डर को एक्सपेंड करो, सही है। और यहाँ पे देखो हमारे पास एम्प्लॉइज नजर आ रहा है। इसने एक और टेबल भी क्रिएट किया है, माइग्रेशन हिस्ट्री, मतलब उसमें वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे रखता है, ठीक है। मैं आपको ये वाला टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसके डिजाइन में चलते हैं, ठीक है। मतलब डिजाइन देखते हैं कि उसने जो डेटा टाइप्स वगैरह है वो किस तरह से रखी है, ठीक है। ये देखना, सही है। देखो की लगाया था हमने, तो आईडी क्या बनी हुई है, प्राइमरी की बनी हुई है, क्योंकि हमने की डेटा एनोटेशन लगाया था, और उसकी इंटीजर है। फिर नेम, जेंडर देखो किस में रखा है उसने, एन वॉरचार मैक्स के अंदर, ठीक है। मतलब जो ऑटोमेटिक वो कन्वर्जन कर रहा है वो डेटा टाइप इस तरह से सेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी डेटा खाली था,
सही ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट करके आपको डेटा दिखाऊं, क्योंकि इसके अंदर अभी रोज नहीं है, अभी सिर्फ न्यूली एक डेटाबेस और टेबल क्रिएट हुआ है, सही है, और उसके अंदर सिर्फ कॉलम्स आ रहे हैं और यही कॉलम मुझे ग्रिड व्यू में शो हो रहे थे, सही है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं मैनुअली, अभी मैं वहां से भी डेटा इंसर्ट करूंगा, लेकिन मैं मैनुअली यहां से मैं डेटा कुछ स्टोर करता हूं, ठीक है। यहां पे आता हूं फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, और यहां पे आते हैं ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं, सही है। ये 3 आ गए। अब मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। और अब एक दफा फिर यहाँ पे आके अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये 3 रोज इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो 3 रोज इसमें ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूं तो उसमें भी ग्रिड व्यू में मुझे कितनी रोज शो होंगी, 3 रोज शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी एप्लीकेशन इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो पहले से डेटा आ रहा है, सही है, 3 जो अभी हमने ऐड किए। अच्छा एक काम करते हैं, अब ये फॉर्म एक तो सेंटर में शो नहीं हो रहा और ये जो ग्रिड व्यू है इसके अंदर कॉलम स्ट्रेच नहीं हो रहे, सही ना। तो ये दो काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये फॉर्म हमारा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नीचे आते हैं स्टार्ट पोजीशन, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन में यहाँ पे इसको कह देता हूँ सेंटर स्क्रीन। और ये जो डेटा ग्रिड व्यू है इसके अंदर सारे जो कॉलम्स है वो इसी के अंदर स्ट्रेच होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं ऑटो साइज कॉलम्स मोड, इसको मैं कर दूंगा फिल। तो इससे क्या होगा, वो जो थोड़ा सा स्पेस आ रहा था वो नहीं आएगा, मतलब सारे कॉलम्स इसी के अंदर अभी स्ट्रेच हो जाएंगे, सही है, ठीक है। तो अब आते हैं इंसर्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब जो डेटा मैं यहाँ पे दूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, वो मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड होना चाहिए। लेकिन ये सारा काम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू, सही है। मतलब देखो कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू उसका सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉडल क्लासेस, जो क्लासेस होती हैं वो एग्जिस्टिंग होती हैं। कोड फर्स्ट अप्रोच हमें क्या करके देता है कि उस मॉडल क्लास के थ्रू हमें डेटाबेस और टेबल बना के देता है, बस इतना ही काम है। किसका, कोड फर्स्ट अप्रोच का इतना ही काम है। अब आगे एंटिटी फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करवाएंगे, सही है। तो अब यहां पे आता हूं, इंसर्ट के बटन के ऊपर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है। यहां पे इंसर्ट का इवेंट आ गया, सही है। तो अब देखो मैंने क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है उनका डेटा गेट कहां पे करना है, इस मॉडल के ऑब्जेक्ट में गेट करना है, और स्टोर कहां पे करवाना है, इस डीबी के अंदर जो हमारे पास डीबी सेट था, उसका नाम क्या था, एम्प्लॉइज, इसके अंदर सेट करवाना है। क्योंकि जो डेटा मैं डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूं वो इसी डीबी सेट के पास मौजूद है, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, अब नीचे आते हैं यहां पे। अब देखो मॉडल डॉट नेम, और इसका इस प्रॉपर्टी के अंदर डेटा कहां से आएगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, क्लियर है, सही है। आईडी क्यों नहीं दी मैंने, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की भी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी है, उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ मॉडल डॉट जेंडर, जेंडर कहां से मिलेगा उसे, जेंडर कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। फिर मॉडल डॉट एज, एज कहां से मिलेगी उसे, एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। लेकिन अब देखो जो एज है प्रॉपर्टी, इसकी डेटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या थी प्रॉपर्टी की, इंटीजर, और यहां पे मैं क्या भेज रहा हूं, स्ट्रिंग। तो मुझे यहां पे क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्जन, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट डॉट 2 and 32, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद मैं अपनी मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करूंगा, ठीक है। फिर लास्ट क्या रह गया, मॉडल डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये डेटा कहां से आएगा, डेजिग टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सही है। मतलब मॉडल के अंदर मैंने सारा डेटा स्टोर करवा दिया अपनी, मतलब देखो टेक्स्ट बॉक्स से सारा डेटा लिया और मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब बारी आ जाएगी इंसर्ट की, सही है। और यहां पे मैं कहता हूं
हमारे पास इंसर्ट के लिए हम क्या करते हैं, डीबी और उसके अंदर एम्प्लॉइज। देखो डीबी क्या है, डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉइज डीबी सेट, क्योंकि मैंने क्या बताया इंसर्ट इसके अंदर करना है, सही है। अब देखो इसका एक मेथड है ऐड, और ऐड क्या करवा दूंगा मैं, मॉडल। बस ये लाइन हो गई और आपका डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। देख रहे हो फर्क, देखो आप ADO.NET की क्लासेस का कोड देखो और इस एक लाइन का कोड देखो, बल्कि एक लाइन भी नहीं है, एक्चुअली 2 लाइन है, क्योंकि देखो इस लाइन से डेटा इंसर्ट होगा और वो डेटा परमानेंट तौर के ऊपर फिक्स हो जाए हमारे टेबल के अंदर, उसके लिए मैं एक और लाइन ऐड करूंगा, db.saveChanges, सही है। मतलब इंसर्ट करूंगा मैं, सही है। देखो ये जो मॉडल है इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स का सारा डेटा है, वो मैं स्टोर कहां कर रहा हूं, एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर, क्योंकि वही हमारे टेबल के डेटा को स्टोर किए हुए है, ये पॉइंट याद रखना। और फिर डीबी सेव चेंजेस, मतलब ये लाजमी करवाना है, तभी वो चेंजेस जो आप ऐड करवा रहे हो डेटा वो परमानेंट होंगी, सही है। अब देखो यहां पे ये जो db.saveChanges है ना, ये कुछ रिटर्न करता है, मतलब अगर एक रो सक्सेसफुली ऐड हो गई तो ये रिटर्न करेगा 1, अगर ऐड नहीं हुई तो क्या रिटर्न करेगा 0। तो इसको मैं गेट कर लेता हूं उसी तरह इंट a के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इस a के ऊपर मैं कंडीशन लगाता हूं, कंडीशन क्या लगा रहा हूं कि अगर a बड़ा है 0 से तो मतलब डेटा इंसर्ट हो गया। और अब मैं यहाँ पे आके मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, और इसके अंदर मैसेज में डिस्प्ले करवाता हूं डेटा इंसर्टेड, सही है, ठीक है। और फिर यहां पे आके इसके अंदर मैं कॉमा करके हेडर दे देता हूं इस मैसेज बॉक्स का सक्सेस, और फिर मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके, और फिर मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन, सही है। अब इसी लाइन को कॉपी करो। अब एल्स का पार्ट कब चलेगा, जब रो इंसर्ट नहीं होगी, सही है। और यहां पे आके मैं कह देता हूं डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। और यहां पे आके सक्सेस की जगह हम कर देंगे फेलियर, बस, ठीक है। लेकिन अब देखो अगर डेटा इंसर्टेड का मैसेज शो होता है तो उसके बाद बाइंड ग्रिड व्यू वाला मेथड भी दोबारा चल जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो रो इंसर्ट की है वो नीचे ग्रिड व्यू में भी मुझे शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रन करता हूँ तो आप इधर देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं आमिर, जेंडर मेल, ठीक है, एज 21, डेजिग्नेशन हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल CEO, ठीक है। और यहाँ पे आके इंसर्ट करता हूँ, तो देखो क्या मैसेज आया, डेटा इंसर्टेड। और जैसे ही ओके करूंगा मेरे पास देखो 4th रो ऐड हो गई आमिर वाली, सही है। और डेटा हमें यहाँ से क्या करवाना है, क्लियर भी करवाना है इंसर्ट के बाद, ठीक है। मतलब सारे कंट्रोल्स मेरे क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम वॉइड रीसेट कंट्रोल्स, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको कह दूंगा कि हमारे पास सबसे पहले नेम टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, क्लियर। उसके बाद जेंडर का कॉम्बो बॉक्स, इसका जो सिलेक्टेड आइटम है उसके अंदर क्या चला जाए, नल। और फिर एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्या हो जाए, क्लियर। और उसके बाद लास्ट डेजिग टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, क्लियर, ठीक है, सही है। तो अब ये वाला जो मेथड है रीसेट कंट्रोल्स, ये मैं इंसर्ट जहाँ पे सक्सेसफुल इंसर्ट हो रहा है और ये जो बाइंड ग्रिड व्यू का मेथड चल रहा है, इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल एक और ऐड करते हैं आसिफ, IT इंचार्ज, ठीक है। इंसर्ट करते हैं यहाँ पे डेटा इंसर्टेड, ओके करूंगा तो देखो फिर थ्रो ऐड हो गया और डेटा भी सारा रीसेट हो गया, सही है। अब आते हैं अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो अपडेट के ऊपर हम करते क्या है, ठीक है, मैं आपको एक दफा फिर रन करके दिखा देता हूँ। मतलब अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, उसका डेटा कहाँ पे आ जाता है, उसका डेटा हमारे पास आ जाता है हमारे कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, मतलब देखो ये है ना
5th रो, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो इसका डेटा मैं कहां लाना चाह रहा हूं, कंट्रोल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका हम कौन सा इवेंट यूज करते हैं, ठीक है, देखो यहां पे आते हैं अपने फॉर्म 1 के डिजाइन पे और ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करता हूं और इसका एक इवेंट होता है माउस डबल क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अपनी क्लास के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं इंट आईडी, इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। ठीक है, और अब यहाँ पे आता हूं, अब मैं कहता हूं जब माउस डबल क्लिक हो, ठीक है, तो हमारे पास ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, कौन सा डेटा ग्रिड व्यू 1, इसकी जो सिलेक्टेड रोज है, ठीक है, कौन सी सिलेक्टेड रो, जो 0 इंडेक्स के ऊपर है, मतलब जब मैं एक रो के लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो जाहिर बात है वो एक ही रो है, और एक ही रो है तो वो कौन से इंडेक्स नंबर पे होगी, 0 इंडेक्स नंबर पे होगी। ठीक है, और फिर डॉट सेल्स, मतलब आईडी जो है वो कौन से कॉलम के ऊपर है, पहले कॉलम पे है ना, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो उसकी वैल्यू, मतलब डेटा ग्रिड व्यू में से जो 0 नंबर पे रो है और जो 0 नंबर पे कॉलम है, सेल है, उसकी वैल्यू गेट करो और आईडी में भेज दो। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्जन, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूंगा बंद। सही है, मतलब अब इससे होगा क्या, जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो जो रो मैंने मतलब जिस रो पे मैंने डबल क्लिक किया होगा उसकी आईडी कहाँ चली जाएगी, इस आईडी के वेरिएबल के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने ऊपर बनाया। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है, अब मॉडल के अंदर, ठीक है, देखो मॉडल के अंदर अब मैं क्या कह रहा हूं उसको जरा गौर से देखना। हमारे पास डीबी है और डीबी के अंदर वो जो डीबी सेट है उसका क्या नाम है, एम्प्लॉइज। अब उसमें मैं एक कीवर्ड यूज कर रहा हूं वेयर। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम एक क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं, लिंक क्यू। ये जो वेयर का कीवर्ड है ये किसका है, उस लिंक क्यू का। सही है, मतलब उसका सिर्फ एक कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, लिंक क्यू का। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं, देखो एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं इसके अंदर x, और यहां पे मैं इसको कहता हूं x डॉट id। अब इसको जरा गौर से सुनना, ये जो मैंने x बनाया है ये किसे रेफर कर रहा है, हमारे मॉडल को। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है मॉडल, ये x किसको रेफर कर रहा है, हमारे मॉडल को। मतलब यहां पे ये जो मैंने लिखा है ना, इसको हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। और ये जो मैंने ऑपरेटर यूज किया है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लैम्डा ऑपरेटर। सही है, और यहां पे अब मैं कह रहा हूं कि ये जो x है, x मतलब हमारा मॉडल है, इसकी जो आईडी है अगर वो बराबर है हमारी इस आईडी के, तो इसकी पूरी रो गेट करके कहां पे स्टोर करवा दो, मॉडल में। अब इसको जरा समझना, मैं कह रहा हूं डीबी के अंदर जो एम्प्लॉइज डीबी सेट है, इस एम्प्लॉइज डीबी सेट के अंदर सारा डेटा स्टोर है। अभी कितनी रोज है, 5 रोज है। सही है, इसके अंदर मैं कह रहा हूं अब इसके अंदर वेयर फाइंड करो कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है अगर ये बराबर है उस आईडी के जो जिस पे वो डबल क्लिक कर रहा है। मतलब देखो जो आईडी डबल क्लिक करने पे कहां पे आ रही थी, इस आईडी के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, मतलब अगर ये आईडी हमारे एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर अगर मौजूद है, मतलब हमारी आईडी अगर हमारी इस प्रॉपर्टी के बराबर है, तो उसकी पूरी रो, फर्स्ट और डिफॉल्ट का मेथड क्या करेगा, पूरी रो कहां पे स्टोर करवा देगा, मॉडल के अंदर स्टोर करवा देगा। सही है, मतलब मॉडल के अंदर आईडी है, नेम है, एज है, तो जो आईडी, ठीक है, मतलब जो आईडी मैं यहां पे गेट कर रहा हूं अगर वो आईडी मेरे एम्प्लॉइज के डीबी सेट में मौजूद है, तो क्या करो, फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसका मतलब वो पूरी रो गेट करो और कहां पे स्टोर करवा दो, मॉडल के अंदर स्टोर करवा दो। मॉडल के अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, मतलब आईडी के अंदर आईडी चली जाएगी, नेम के अंदर नेम चला जाएगा, और इसी तरह पांचों। ठीक है, और अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं इसको देखना। अब मैं यहां पे कह रहा हूं
ये जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर क्या जाना चाहिए, ये जो हमारा मॉडल है इस मॉडल के अंदर का जो भी नेम है, मतलब देखो ये मॉडल, ये मैंने वही मॉडल गेट किया है जिस आईडी पे क्लिक हुआ है, ठीक है, वो किसके पास आ गई, मॉडल के पास आ गई। अब मैं कह रहा हूं उसी मॉडल का नाम कहां पे सेट करवा दो, नेम के टेक्स्ट बॉक्स में सेट करवा दो। फिर इसी तरह दूसरा क्या है, जेंडर कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, जेंडर कॉम्बो बॉक्स का सेलेक्टेड आइटम ये उसको कहां से मिलेगा, इस मॉडल के जेंडर के अंदर से मिलेगा, ठीक है। और फिर एज, एज टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको डेटा कहां से मिलेगा, मॉडल की जो एज प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन देखो अब ये मॉडल की एज प्रॉपर्टी इंटीजर है, इसको मैं कहां पे स्टोर करवाना चाह रहा हूं, टेक्स्ट बॉक्स में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर, सही है। और अब लास्ट क्या रह गया, लास्ट रह गया हमारे पास डेजिग टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, मॉडल डॉट डेजिग्नेशन, सही है, ठीक है। मतलब देखो जब मैं किसी भी रो पे क्लिक करूंगा, सही है, डबल क्लिक करूंगा तो उसकी आईडी कहां पे चली जाएगी, आईडी के पास चली जाएगी। अब मैं कह रहा हूं एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर सर्च करो कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये बराबर है इस आईडी के जो डबल क्लिक करने पे मिल रही है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट और डिफॉल्ट मतलब उसकी पूरी रो आप कहां पे ट्रांसफर कर दो, मॉडल के अंदर ट्रांसफर कर दो, सही है। और अब इस मॉडल के पास उसी का नेम आ गया, उसी का जेंडर आ गया, जो मैं कहां पे सेट करवा रहा हूं, उनके अपने अपने कंट्रोल्स के अंदर सेट करवा रहा हूं। ये सारा काम कहां पे कर रहा हूं मैं, माउस के डबल क्लिक इवेंट के ऊपर। तो अब यहां पे आके मैं रन करता हूं, आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे 5 रो का डेटा कंट्रोल में लाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा, तो देखो जैसे ही डबल क्लिक किया डेटा आ रहा है, सही है। और यहाँ पे आके अगर मैं 4 का डेटा करूं तो देखो 4 पे मेरे आमिर का डेटा आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही तरह हो रहा है। अब 2 काम रहेगा लास्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। मतलब मैं डेटा यहाँ पे ले आया हूं ना सारा, तो अब टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा अगर मैं अपडेट करना चाह रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल एज अपडेट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एज अब चेंज करूंगा 22 और अपडेट पे क्लिक करूंगा, तो उसी रो पे वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये काम है, सही है। और फिर डिलीट करवाना है, ठीक है। देखो अपडेट और डिलीट दोनों में कब करवाऊंगा, जब वो डबल क्लिक करेगा रो के ऊपर, मतलब जब वो डबल क्लिक करेगा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, अपडेट करेगा और अपडेट पे क्लिक करेगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा। फिर 4 का डेटा का डिलीट करना चाह रहा है, डबल क्लिक करेगा उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा और डिलीट पे क्लिक करेगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अपडेट के बटन के ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है, और ये अपडेट का इवेंट जनरेट करते हैं। इवेंट जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, हमारे पास ये जो मॉडल है, ठीक है, इसकी जो आईडी है इसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूं, आईडी, और ये आईडी कहां से मिलेगी, जब वो ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक करेगा, सही है। देखो जब ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक करेगा तो डेटा ग्रिड व्यू में से, मतलब जो रो सेलेक्ट की है उसकी आईडी कहां पे चली जाएगी, इस आईडी के पास चली जाएगी। अब मैं कह रहा हूं अपडेट करते वक्त वही जो आईडी है वो कहां पे सेट कर दो, मॉडल आईडी में सेट कर दो, और फिर मॉडल नेम, ठीक है, मॉडल नेम उसे कहां से मिलेगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और फिर मॉडल जेंडर वो कहां से मिलेगा उसे, जेंडर कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर मॉडल डॉट एज, और एज उसे कहां से मिलेगी, एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखो एज क्या है, ठीक है, एज हमारे पास प्रॉपर्टी इंटीजर है और टेक्स्ट बॉक्स का डेटा स्ट्रिंग में होता है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ठीक है, और इस तरह से मैंने भेज दिया, ठीक है। और अब लास्ट क्या रह गया, मॉडल डॉट डेजिग्नेशन, और वो से कहां से मिलेगा, डेजिग टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सही है। अब देखो ये डेटा मुझे अपडेट करवाना है, सही है। तो अब देखो मैं अपडेट वाली लाइन लिखने जा रहा हूं, गौर से समझना इसको। अब मैं यहां पे कह रहा हूं डीबी, डीबी के अंदर क्या है, एम्प्लॉइज है,
तो मैं कह रहा हूं इस डीबी के अंदर जो एंट्री हो रही है, एंट्री किसकी हो रही है, इस मॉडल की, उसकी जो स्टेट है, मतलब उसका जो डेटा है, ठीक है, उसको क्या कर दो आप, देखो हमारे पास एक क्लास यूज होती है एंटिटी स्टेट, सही है। अच्छा देखो ये नेम स्पेस अटैच हो गया है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो एंटिटी स्टेट है ना, इसके नीचे जाओ, देखो कौन सा नेम स्पेस मांग रहा है इसके लिए, ठीक है, इसको ऐड करो तो ये ऊपर ऐड हो जाएगी। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है मॉडिफाइड, ये लाइन क्या कर देगी, आपका डेटा अपडेट कर देगी। अब समझना, डीबी के अंदर क्या है, वो एम्प्लॉइज का डीबी सेट है, मैं कह रहा हूं उसके अंदर ये जो मॉडल की एंट्री हो रही है, ठीक है, मतलब जो उसका डेटा है वो आप क्या कर दो, एंटिटी स्टेट की एक प्रॉपर्टी होती है मॉडिफाइड, और ये क्या करेगी, जो डेटा यहां पे मॉडल में आ रहा है वो हमारे डीबी के अंदर क्या कर देगी, अपडेट कर देगी, सही है। तो देखो ये एक लाइन है जिसके थ्रू मैंने क्या कर लिया, डेटा अपडेट कर लिया। ADO.NET के अंदर मुझे 15 लाइन लिखनी पड़ती थी कम से कम भी, ठीक है। अब देखो मॉडिफाई कर लिया ना, तो कौन सा काम लाजमी, डीबी डॉट सेव चेंजेस, ये वाला काम लाजमी करना है, तभी वो जो अपडेशन आप परफॉर्म करवा रहे हो वो परमानेंट होंगी आपके डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमने कोड ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है, देखो ये वाला यहां से लेके यहां तक मैं कॉपी करता हूं ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है, मैं इसको हटाता हूं और इसकी जगह ये पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मतलब अगर अपडेट हुआ तो ए के पास क्या आएगा, 1 आएगा, अगर अपडेट नहीं हुआ तो ए के पास 0 आएगा। और मैं कह रहा हूं अगर ए बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे मैसेज क्या शो हो, डेटा अपडेटेड, अपडेटेड का काम कर रहा है, सही है। और यहाँ पे वरना क्या कह दूं, डेटा नॉट अपडेटेड, सही है, बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब डेटा हम अपडेट करके देखते हैं, सही है, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल 4th रो का डेटा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, और अब मैं इसका डेटा चेंज करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सारी चीजें अपडेट करके देखता हूँ, जैनब कर देता हूँ, जेंडर इसका फीमेल कर देते हैं, एज यहाँ पे 23 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको हम मैनेजर कर देते हैं, सही है। और अब मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो क्या मैसेज आया, डेटा अपडेटेड, और जैसे ही डेटा अपडेटेड करूंगा, ओके, तो अब 4th पे देखो, जैनब फीमेल 23 मैनेजर हो गया, मतलब अपडेट भी हमारे पास बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। अब लास्ट क्या रह गया, डिलीट, ठीक है। अच्छा आप देखो, डिलीट करते वक्त ना मैं एक परमिशन मांगता हूं यूजर से कि आर यू श्योर टू डिलीट डेटा, मतलब यस और नो, यस करेगा तो डेटा डिलीट होगा, वरना डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, डिलीट का मैं ये क्रिएट करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मैं कहता हूं, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं डायलॉग रिजल्ट, और इसका नाम रख रहा हूं dr, और इसके अंदर मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पे कह रहा हूं आर यू श्योर टू डिलीट डेटा, सही है, मतलब ये पहले नजर आएगा, ठीक है। और फिर हेडर में क्या शो करवा दूं, अलर्ट, ठीक है, मतलब मैसेज बॉक्स के हेडर में अलर्ट शो करवा दूं। फिर अब यहाँ पे देखो बटन जब मैं चेंज करूंगा, मुझे 2 बटन चाहिए, यस और नो, तो यहाँ पे आओ मैसेज बॉक्स बटन डॉट, यहाँ पे देखो यस नो नजर आ रहा है, ये बटन मुझे चाहिए 2, मैं यहाँ पे आके कॉमा, और अब मैसेज बॉक्स आइकन, और आइकन में यहाँ पे कह देता हूं वार्निंग, सही है, मतलब कि आप डिलीट करना चाह रहे हो, क्योंकि गलती से भी डिलीट हो सकता है ना, ठीक है, तो यस करोगे तो डिलीट होगा, नो करोगे तो डिलीट नहीं होगा। और अब यहां पे आता हूं, अब मैं इफ की कंडीशन लगाता हूं, और इफ की कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि ये जो dr है, सही है, अगर ये बराबर है डायलॉग रिजल्ट डॉट यस के, ठीक है, तो क्या हो, तो देखो मैं एक लाइन कॉपी कर रहा हूं यहां से, देखो मैं एक लाइन कॉपी कर रहा हूं, ये वाली, ये जो हमने माउस डबल क्लिक पे लिखी थी, ये वाली, ठीक है, सही है, ठीक है, यहां पे पेस्ट करता हूं, तो देखो अब यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, मतलब कि अगर dr बराबर है यस के, मतलब अगर उसने यस पे क्लिक किया है, तो क्या करो, डीबी में जो एम्प्लॉइज है उसमें फाइंड करो कि जो आईडी आ रही है, ये आईडी कहां से आ रही है, जब वो डबल क्लिक कर रहा है तब जो आईडी मिल रही है, मतलब देखो मैं कंपैरिजन किससे करवा रहा हूं, आईडी से,
क्योंकि देखो जब मैं डिलीट करूंगा तब भी तो मैं डबल क्लिक करूंगा ना अपने ग्रिड व्यू में, तो जब ग्रिड व्यू में डबल क्लिक करूंगा तो आईडी के पास उसी रो की आईडी चली जाएगी। तो अब मैं कह रहा हूं वो जो आईडी है अगर वो हमारे इस प्रॉपर्टी के बराबर है और हमारे एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर मौजूद है, तो क्या हो, तो फर्स्ट और डिफॉल्ट मतलब उसकी पूरी रो कहां पे गेट हो जाए, मॉडल के अंदर गेट हो जाए। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं देखो, उसी तरह कि डीबी के अंदर ये जो एंट्री हो रही है, एंट्री किसकी हो रही है, मॉडल की, इसकी जो भी स्टेट है, इसका जो भी मतलब डेटा है वो क्या हो जाए, एंटिटी स्टेट डॉट डिलीटेड, बस खत्म, डेटा हमारा डिलीट हो गया इस लाइन के थ्रू, सही है। और फिर वही मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, कि भाई डेटा डिलीटेड हुआ या नहीं हुआ, तो यहां से ये वाली लाइन, ये वाली जो कुछ लाइंस है ये मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कहां पे कर दूंगा, सही है। देखो अब यहां पे आप देखो कि मैंने क्या किया है, यहां पे एंटिटी स्टेट मैंने यहाँ पे डिलीट करवा दी, मतलब जो मॉडल आ रहा है, ठीक है, वो मैंने क्या करवा दिया, डिलीट करवा दिया, ठीक है। और अगर डिलीट हो जाएगा तो ए में क्या आ जाएगा 1, और अगर डिलीट नहीं हुआ तो db डॉट सेव चेंजेस क्या रिटर्न करेगा 0, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर ए बड़ा है 0 से तो क्या हो जाए, मैसेज क्या शो हो जाए, डेटा डिलीटेड, अदरवाइज डेटा क्या शो हो जाए, नॉट डिलीटेड, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है, यहां पे देखो मैंने ये सारा कोड किस में लिखा है, इफ में, मतलब ये वाला जो सारा कोड है ये कब चलेगा, जब वो जो डायलॉग बॉक्स में जब वो यस पे क्लिक करेगा तब क्या होगा, ये सारा कोड चलेगा। लेकिन अगर वो नो पे क्लिक करता है तो कौन सा पार्ट चलेगा इसका, एल्स का पार्ट चलेगा। और एल्स के पार्ट में मैं क्या कहता हूं, देखो एल्स के पार्ट में मैं यहां पे एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है, और उसमें एक मैसेज हम रख देते हैं, मैसेज में कह देता हूं यू हैव कैंसिल्ड द डिलीट ऑपरेशन, सही है, ठीक है। मतलब अगर वो यस पे क्लिक करेगा तो ये सारा कोड चलेगा और डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो एल्स का पार्ट चलेगा और मैसेज उसको क्या शो जाएगा, यू हैव कैंसिल्ड द डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं और इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं, मुझे 5th रो डिलीट करनी है, मैं डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये डेटा यहां पे आ गया, और अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही डिलीट करता हूं अब देखो क्या कह रहा है, आर यू श्योर टू डिलीट डेटा। अगर मैं नो कर दूं तो देखो क्या कह रहा है, यू हैव कैंसिल्ड द डिलीट ऑपरेशन, अच्छा डिलीटेड लग गया लेकिन डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके करता हूं तो देखो डेटा डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अब मैं आके डबल क्लिक करता हूं तो डेटा आ गया यहाँ पे, और अब डिलीट पे क्लिक करता हूं और अब यस करता हूं, तो यस करूंगा तो मैसेज देखना क्या रहा है, डेटा डिलीटेड, और ओके करूंगा तो देखो 5th रो चली गई और कंट्रोल भी सारे रीसेट हो गए, ठीक है। अब फाइनली तीनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इंसर्ट करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं अनम, ठीक है, फीमेल, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे इसको मैनेजर कर लेते हैं, ठीक है, और अब इंसर्ट करता हूं, ठीक है, इंसर्ट करूंगा, डेटा इंसर्ट हो गया, सही है। और अब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये 4th है, ठीक है, इसका डेटा मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एज अपडेट कर देता हूँ 24 और अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो डेटा अपडेटेड, ओके करूंगा तो देखो 24 हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6th अनम का डेटा मुझे डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यस करूंगा, मतलब पहले मतलब देखो डिलीट करते वक्त हमसे मांग रहा है कि भाई गलती से भी क्लिक हो जाता है कभी कभार, तो यस करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, डेटा डिलीट, ओके करूंगा तो देखो ग्रिड व्यू से भी चला गया और हमारे पास यहाँ से भी चला गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमने CRUD एप्लीकेशन क्रिएट किए एंटिटी फ्रेमवर्क की कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए हमने ये सारा काम किया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, सही है। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट यहाँ पे देखो कोड फर्स्ट अप्रोच का, इन द कोड फर्स्ट अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन मॉडल क्लासेस दैट यू क्रिएट टू रिप्रेजेंट एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोड फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाते हैं, मॉडल क्लासेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। वो मॉडल क्लासेस
जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी केस में हमने एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक मॉडल क्लास बनाई, सही है, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। तो अब कोड फर्स्ट अप्रोच ने क्या किया कि उस मॉडल क्लास के जरिए, ठीक है, क्या बनाया, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए। मतलब पहले डेटाबेस बनाया और फिर उसके बाद एक टेबल बनाया एम्प्लॉय के नाम से, और उसके अंदर कॉलम्स कौन से रखे, जो हमारे मॉडल क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज दी हुई थी, सही है। ये हमारे पास काम करता है कोड फर्स्ट अप्रोच, सही है। तो यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच, इसको आगे देखते हैं। आप इसका पहला पॉइंट देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच इंप्लीमेंटेड इन द WinForms C# एप्लीकेशन, सही है। मतलब ये बहुत मतलब कॉमन अप्रोच है जो कि यूज की जाती है, ठीक है। कोड फर्स्ट भी यूज की जाती है और इसके बाद हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच देखेंगे, वो भी काफी यूज की जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, allows you to develop your application by coding model classes and properties, सही है। पहले यहां से लेके यहां तक देखो, allows you to develop your application by coding model classes and properties। इसका मतलब कोड फर्स्ट है ना, देखो इसके नाम में ही मीनिंग छुपी हुई है, कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट का मतलब कोड पहले करना है। किसका कोड पहले करना है, मॉडल क्लासेस का कोड पहले करना है, ठीक है। मॉडल क्लास पहले लिखनी है हमने और उसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। तो ये कोड फर्स्ट अप्रोच कहलाती है, सही है। फिर जब आप मॉडल क्लास लिख लोगे उसके बाद एंड डेलीगेट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स टू द एंटिटी फ्रेमवर्क, सही है। मतलब मॉडल क्लास को देखते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क की एक कोड फर्स्ट अप्रोच क्या करेगा, ये हमारे पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक तो इसका ये मेन पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे देखो, वही बात, the code first approach allows you to define your own model by creating custom classes, ठीक है। कोड फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, अपना मॉडल, मॉडल से मुराद यहाँ पे क्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हम अपनी एप्लीकेशन में जिसका भी डेटा रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं उसकी हमें मॉडल क्लास बनानी है और उसके थ्रू हमारे पास डेटाबेस बन जाएगा। हमने यहाँ पे एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट किया था, आप स्टूडेंट, टीचर और जिस टाइप की भी आपकी एप्लीकेशन हो, आप उसकी क्लासेस बना के कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू उसका डेटाबेस और टेबल बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, देन यू कैन क्रिएट डेटाबेस बेस्ड ऑन मॉडल्स, ठीक है। मतलब जो आपके मॉडल क्लासेस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क क्या बना के देता है आपको, डेटाबेस, टेबल्स और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको बना के देता है, ठीक है, सही है। फिर ये हमने पिक्चर की बात की थी, ठीक है, इसको देखा था। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीबी कंटेक्स्ट क्लास, सही है। हमने डीबी कंटेक्स्ट क्लास यूज की थी, कहां यूज की थी, देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास एक बनाई थी, सही है, और इसको मैंने इनहेरिट किससे करवाया था, डीबी कंटेक्स्ट से, सही है। और ये जो डीबी कंटेक्स्ट है ये कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, ये आप ऊपर देखो, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, क्योंकि जब मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क किया था उसके अंदर ये नेम स्पेस मेरे पास मौजूद है और इस नेम स्पेस के अंदर कौन सी क्लास है, डीबी कंटेक्स्ट क्लास है। और ये जो हमने डीबी सेट बनाया था, ये डीबी सेट किसके अंदर आता है, ये भी आता है डीबी कंटेक्स्ट के अंदर, सही है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब ये यूज क्यों करते हैं हम, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, डीबी कंटेक्स्ट क्लास इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी नेम स्पेस ऑफ द एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब हमारे पास, मैंने अभी बताया, ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास को यूज करने से पहले मैंने ये नेम स्पेस ऐड किया था, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क जब हमने इंस्टॉल किया था उसके साथ हमें ये नेम स्पेस मिला था, ठीक है। फिर देखो, कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास आफ्टर क्रिएटिंग अ मॉडल क्लास, ठीक है। हमने क्या किया था, सबसे पहले मॉडल क्लास बनाई थी एम्प्लॉय की और उसके अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज दी थी। उसके बाद मतलब हमारी मॉडल क्लास को जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है हमारे पास डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास, जिसको मैंने इनहेरिट किससे करवाया था, डीबी कंटेक्स्ट की क्लास से करवाया था, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ पे ये जो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास है, ठीक है, जिसको मैंने डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट करवाया हुआ था, और उसके बाद इसके अंदर जो डीबी सेट है, सही है, देखो हमने जितनी भी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन परफॉर्म की है वो इस डीबी सेट के ऊपर की है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉइज है ना, समझो यही, मतलब ये जो हमारे पास डीबी सेट प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉइज, समझो यही हमारा टेबल है,
क्योंकि हमने सारी चीजें इसी के अंदर स्टोर करवाई थी, इसी के अंदर अपडेट करवाई थी, इसी से हमने सारी चीजें डिलीट भी करवाई थी और रिट्रीव भी करवा के डेटा ग्रिड व्यू में हमने डिस्प्ले करवाया था। सही है, तो तभी ये डेटाबेस कंटेक्स्ट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी एम्प्लॉय क्लास जो मॉडल क्लास है उसका डेटा कहाँ पे लिंक करवाती है, हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर लिंक करवाती है। ठीक है, इसलिए ये डेटाबेस कंटेक्स्ट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास को आपने लाजमी डीबी कंटेक्स्ट के साथ इनहेरिट करवाना है, क्योंकि अगर आप इनहेरिट नहीं करवाओगे तो डीबी सेट नहीं बनेगा, और डीबी सेट नहीं बनेगा तो आप डेटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कहाँ करवाओगे। सही है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लास है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसका सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, coordinates with entity framework and allows you to query and save the data in the database। सही है, क्योंकि मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास काम करती है। ठीक है, और इस डीबी कंटेक्स्ट क्लास का काम क्या है, क्योंकि इससे जो भी हम क्लास इनहेरिट करवाते हैं उस क्लास के अंदर हम डीबी सेट बनाते हैं, और उसी डीबी सेट के अंदर हम क्या करते हैं, सारा डेटा सेव करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और रिट्रीव करते हैं। सही है, तो अब देखो इसके अंदर हमने एक डीबी सेट यूज की थी। ठीक है, ये जेनरिक क्लास है। सही है, क्यों, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट में इसमें क्या लगा हुआ है, टी, और टी का मतलब क्या होता है कि इस क्लास के अंदर मैं मुख्तलिफ टाइप का डेटा इसमें मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये जेनरिक क्लास है। ठीक है, अगर जेनरिक का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ये चीज आप समझ जाओगे, क्योंकि टी लगा हुआ ना, इसका मतलब मैं इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर करवा सकता हूँ, इंटीजर भी, स्टूडेंट टाइप का डेटा भी, एम्प्लॉय टाइप का डेटा भी, हमने एम्प्लॉय करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजेस द डीबी सेट टी टाइप। ठीक है, और वो टी टाइप मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, टाइप टू डिफाइन वन और मोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब हमने अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल था तो हमने एक ही डीबी सेट बनाया था। सही है, और उसकी एक प्रॉपर्टी हमने बनाई थी, जिस प्रॉपर्टी को एक्सेस करके मैं सारा डेटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करवा रहा था। फिर देखो वेयर टी रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो मतलब ये जो टी है, अगर इसकी डेटा टाइप देखी जाए तो ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि इस टी के अंदर एम्प्लॉय क्लास भी हो सकती है, स्टूडेंट भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि इसी डीबी सेट को यूज करते हुए, ठीक है, जो क्लास मैं यहाँ पे दूंगा उसका डेटा मैं कहाँ पे स्टोर करवाऊंगा, हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, मतलब डीबी सेट के अंदर ये जो जेनरिक आप जो भी क्लास दोगे, ठीक है, ये डीबी सेट उस क्लास का डेटा डेटाबेस से लेके अपने पास क्या करेगा, स्टोर करेगा। सही है, तो देखो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क की जो पहली अप्रोच है, कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम कौन सा डिस्कस करेंगे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच।